हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, यानी जिस एग्जाम में करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस से क्वेश्चन बनते हैं, उन हर एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि क्या सर ये एमटीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बता दूं ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करो। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने पहली अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? फटाफट सारे बताओ कि हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने पहली अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब या गुजरात? हर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। आपने ये सोच के चलना है कि ये आपका पेपर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ 40 प्रश्न डिस्कस करता हूँ और कुछ प्रश्न 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। यानी सारे बच्चे मुझे फटाफट उसके आंसर चैट बॉक्स में दिया करो और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ वो सारे बच्चे मुझे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहली अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, यानी जो सोलर एनर्जी प्लांट वाला एक प्लांट स्थापित कहाँ किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा। भारत, अमेरिका, अबू धाबी या रूस? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। और ये सौर ऊर्जा का इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही शुरू किया गया था, क्योंकि आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो जो यहाँ पे जितने भी देश हैं उनके द्वारा मीटिंग की गई है कि यहाँ पे आपको पता है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सूरज की रोशनी का यूज़ करके आपको पता है सोलर पैनल वगैरह लगते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स की हम और ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये बहुत अच्छी बात होगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। और जो अबू धाबी है ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है। ठीक है, और इसकी कैपिटल अबू धाबी आपको पता चल गया है। यूएई की कैपिटल यानी राजधानी अबू धाबी है और इसकी लार्जेस्ट सिटी है दुबई। फाइन। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक और यहाँ पे प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट नहीं याद करोगे तब भी चल जाएगा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में किस देश का ताइवान शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? विच कंट्रीज ताइवान सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट सर्व्ड सिटीज इन द वर्ल्ड? चीन, अमेरिका, रूस या कंबोडिया? इसके अंदर मेनली आपको ये बताना है कि जो ताइवान है शहर है ये निम्न में से किस देश में स्थित है? चीन, अमेरिका और रूस या कंबोडिया? आपका टाइम शुरू हो चुका है। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चीन में। ठीक है, यह शहर चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, हाल ही में निम्न में से भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, अब से आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल प्रोवाइड मैं करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्लास बाइलिंगुअल होनी चाहिए। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या केरल? पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। फाइन। और जिसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था और जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। और इसके साथ साथ इसकी लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद और यहाँ पे कुल जिले हैं 33 और यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी हाल ही में बीजेपी पार्टी है और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी।
उसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 182 यानी 182 सीट्स है और यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स है। ठीक है, और यहाँ गुजरात हाई कोर्ट का खुद यानी गुजरात राज्य का खुद का हाई कोर्ट ही है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एक्सॉन को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है, यानी विच हैज बिकम्स एशिया सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी बाय बीटिंग एक्सॉन, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, ईएक्स या ईएक्सएक्स या इनमें से कोई नहीं, यानी एशिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट यानी सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है जिसने एक्सॉन को पीछे छोड़ा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आप जान के आपको हैरानी होगी और ये भारत की कंपनी है और इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और दोनों इंडस्ट्री हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों अभी डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री फाउंड हुई थी 8 मई 1973 और इसके फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी। ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन और एमडी है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, फाउंडर है धीरूभाई अंबानी इनके पिताजी और चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी जी। फाइन, और एक्सॉन कंपनी के ओनर है एक्सॉन मोबिल और ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की कंपनी है और ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1 जनवरी 1973। ये किस देश की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की, और इसके ओनर है एक्सॉन मोबिल। फाइन, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में निम्न में से किस स्पेस एजेंसी में ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए मिशन एस्ट्रोस लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन बनेगा मिशन एस्ट्रोस निम्न में से किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च करने की घोषणा की गई है, पेड़ों, पौध, जानवर, ब्रह्मांड, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा तो इसका आंसर आपने जरूर याद रख लेना है। ठीक है, विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मिशन एस्ट्रोस टू स्टडी द यूनिवर्स, नासा, इसरो, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। और सोलर प्लैनेट जो प्लैनेट है उनके बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन क्या है, सन एक स्टार यानी एक तारा है। ठीक है, ये आप बातें जरूर याद रख लेना। और पिछली वीडियो में आपके साथ प्लैनेट के बारे में हर चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, इनर प्लैनेट कौन कौन से, आउटर प्लैनेट कौन कौन से। ठीक है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नासा के द्वारा। और नासा के बारे में भी ये कब फाउंड हुई थी, इसका ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, सब कुछ, इसके चेयरमैन, एमडी, सीईओ, ये भी मैं आपके साथ अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ आप हर वीडियो को देखा करो, हर क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा लोडस रोमन कैथोलिक शुरू की है, विच कंट्री स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन पिलग्रिमेज लोडिस रोमन कैथोलिक, अमेरिका ने, रूस ने, फ्रांस ने या भारत ने। अजीब नाम है तो आंसर तो भारत होगा नहीं, अमेरिका, रूस, फ्रांस में से इसका आंसर होगा। ऑनलाइन तीर्थ यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के द्वारा। ठीक है, और जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है पेरिस और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज है फ्रेंच। फाइन, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है मैक्रोन जी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जीन कास्टेक। इंपॉर्टेंट नहीं है। अपर हाउस को यहाँ पे सीनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है, वैसे ही फ्रांस में अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनियम का पीला कछुआ देखा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया सा येलो टर्टल्स ऑफ रेयर स्पेसिफिक एल्बिनिज्म। पेपर में ये क्वेश्चन बने ना बने, स्टैटिक जीके का टफ लेवल पेपर को बनाने के लिए एल्बिनिज्म निम्न में से किस जाति से संबंधित यानी किस जाति का जानवर है, तो ये टर्टल्स येलो टर्टल से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा में हाल ही में देखा गया है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किसने भारतीय सेना को बॉर्डर पर सटीक निगरानी करने के लिए भारत ड्रोन सौंपा है, निम्न में से किसके द्वारा हु वॉज असाइंड द इंडिया ड्रोन टू द इंडियन आर्मी टू कैरी आउट सटीक सर्विलेंस एट द बॉर्डर, यानी बॉर्डर के ऊपर निगरानी करने के लिए निम्न में से
किस फोर्स या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ड्रोन जिसका नाम है भारत, वो वहाँ पे जो BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी उनको दिया गया ताकि वो बॉर्डर पर अच्छी तरह से निगरानी रख सके। वैसे तो बहुत अच्छी तरह से हमारी फोर्स काम कर रही है, लेकिन और भी अच्छी तरह से काम कर सकें एफिशिएंसी से। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर चलता रहता है और चाइना के साथ जो हमारे तनाव वगैरह बढ़ते रहते हैं, हर चीज़ की निगरानी रखने के लिए ये उनको ड्रोन सौंपा गया है। DRDO, CRPF, ITBP या इनमें से कोई नहीं। ITBP के बारे में हर चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DRDO। ठीक है, ये हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है, जो फॉर्म्ड हुई थी 1958 में और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो पूछा जाए, स्ट्रेंथ ऑरेंस इज इन नॉलेज। फाइन। और इसके साथ साथ ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वो मंत्रालय किसके पास है, वो है राजनाथ सिंह जी के पास। रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री कौन है, वो है राजनाथ सिंह जी। ये क्वेश्चन कम बनता है पेपर में, ये ज़्यादा बनता है कि DRDO के चेयरमैन कौन है, तो वह है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? Honorary doctorate from Manchester University, who became the youngest water footballer player? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डियोगो मैराडोना, मार्कस रैशफोर्ड, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कस रैशफोर्ड। क्वेश्चन ये नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन बनेगा। मार्कस रैशफोर्ड निम्न में से किस खेल से संबंधित है? वो है फुटबॉल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस कार पार्किंग वाज बिल्ट एट विच एयरपोर्ट? कॉन्टैक्ट लेंस पार्किंग बनाई गई है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ऑप्शन ए यानी GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी देश की पहली 12 लाख मूल्य को छूने वाली कंपनी बनी है? विच इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू टच द वैल्यू ऑफ 12 lakhs ऑफ द कंट्री? TCS, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या पतंजलि? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो, और इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको पता है RIL ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और ये यानी बहुत ही आगे जाती जा रही है, तो इसलिए हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ठीक है, यानी घर घर राशन योजना स्टार्टेड बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट, और ये हाल ही में न्यूज़ में थी क्योंकि ये एक विरोध मुद्दा चल रहा था, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? घर घर राशन नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, दिल्ली के द्वारा, जिसके CM है अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में दिल्ली के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर और DGP कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सारे बच्चे मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निम्न में से किसके द्वारा पहल शुरू की गई है? तो नाम मैं आपको बताऊंगा, वह हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आ रहे, मैं चेक करूंगा कि क्या किस वजह से ऐसे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वैसे मैंने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में करे थे। मनोदर्पण, मनोशिक्षा, मनोचेतना, ये इनमें से कोई नहीं। बच्चे चिंता मत करना, कल से आपको मैं A to Z सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी प्रोवाइड करूँगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोदर्पण। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने।
भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा किस शहर में शुरू किया गया? बेंगलोर, पुणे, दिल्ली या सोनीपत? भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा किस शहर में शुरू किया गया? आपके पास मात्र 15 सेकंड है, आप मुझे फटाफट इसका आंसर चैट बॉक्स में दो। सारे बच्चों मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली, यानी दिल्ली में। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध व्यक्ति लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? यानी जो लालजी टंडन थे वो निम्न में से किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे? ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ट्रांसलेट करता चलूंगा ताकि कोई बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश राज्य के। लालजी टंडन निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? हर साल 20 जुलाई को, हर साल 24 जुलाई को, हर साल 13 जुलाई को या हर साल 27 जुलाई को? इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18, किस सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? झारखंड राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश ने या आंध्र प्रदेश ने? निम्न में से भारत की किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19, किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है मार्स मिशन से। और ये निम्न में से किस अरब देश का पहला मार्स मिशन है? फटाफट मुझे इसका आंसर सब बच्चों के द्वारा चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने स्टार्टिंग में ही सब कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया बेगम या इनमें से कोई नहीं? अब इसके अंदर मैं आपके साथ करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिक्स करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा इसका मॉक टेस्ट है। मैं पहले आपको 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के देता था और उसके बाद 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ किस चीज़ के डिस्कस करता था, वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अभी भी वही पैटर्न है, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे और 15 आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप स्पोर्ट बनाए चलना, मैं इन क्वेश्चन की वीडियो यानी क्वेश्चन के नंबर भी बहुत जल्द इंक्रीज कर दूंगा। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आपने इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपको दोबारा कहता हूँ, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर मुझे आशा है कि सभी बच्चों को जरूर पता होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिया बेगम, यानी जिसको रजिया सुल्तान के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक राज किया था। ठीक है, 4 साल लगभग इन्होंने भारत के ऊपर राज किया था। फाइन। और जो जियाउद्दीन बर्नी है, एक ये लेखक है, मैं बता देता हूँ, जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल लेडी थी, लेकिन शी बोर्न विद द रॉन्ग सेक्स। यानी आपको पता है कि पहले लड़कियों को लड़कों के बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते थे, इसलिए ज़्यादा समय तक राजपाट यानी इन्होंने राजपाट नहीं संभाला था और इनके समय पर सबसे ज़्यादा विरोध हुए थे। हमने इतना ज़्यादा नहीं जाना, पेपर में अगर पूछा गया था कि शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल लेडी बट शी बोर्न विद दी रॉन्ग सेक्स, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था, और ये पोइट ऑथर है। ठीक है, और इनके समय पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिवोल्ट हुए थे क्योंकि ये एक लड़की थी। इनका एक ब्रदर था बैरम शाह। ठीक है, बैरम शाह था, उनके द्वारा ही इनकी हत्या द्वारा करवाई गई थी जब ये
कैथल्स में ट्राइब का एरिया था, वहीं पे इनकी और इनके एक पति थे जिनका नाम था अल्तूनिया, और वो बटिंडा के गवर्नर थे। जब ये वहाँ से गुजर रहे थे कैथल से, तब इन दोनों की मृत्यु करवा दी गई थी। और जो बैरम शाह है, इसने भी देखो 1240 से लेकर 1242 तक ही सिर्फ राज किया था, ठीक है। और इसके द्वारा इनका एक और भाई आया था जिसका नाम था रुकुन उद्दीन, ठीक है। और इसने 1242 से लेकर 1246 तक राज किया था। इतना डीपली में मत जाना, नहीं पूछा जाएगा, बस आप इतना याद कर लेना। रजिया सुल्तान का पति यानी हस्बैंड कौन था? अल्तूनिया, और वो बटिंडा का पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, निम्न में से टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, पटेल नगर, मैसूर, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर का, ठीक है। टीपू सुल्तान डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एंग्लो मैसूर वॉर, यानी जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, और ये कितने हुए थे? ये हुए थे 4। ये चारों मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पहला चला था 1767 से लेकर 1769 तक, और ये कहाँ पे? ये सारे जो चारों के 4 वार हुए थे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हुए थे, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के समय, तो वो था विलियम वर्लेस्ट, ठीक है। एक आधा साल अगर किसी बुक में आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि हर राइटर अपने अकॉर्डिंग उसने लिखा है। जो एसएससी द्वारा मार्क किए गए आंसर है वही मैं आपके साथ मोस्टली डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक। उस समय गवर्नर जनरल था वैरन हेस्टिंग, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान रख लेना। और थर्ड हुआ था 1791 से लेकर 1792 तक, और उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, ठीक है। पूछा जाता है कि एंग्लो मैसूर वार तीसरे के समय, जब एंग्लो मैसूर वार तीसरा हुआ था तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट यानी चौथा हुआ था 1799 में, और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। फाइन, अब सारी बातें जरूर याद रख लेना। अब हाँ, पहला एंग्लो मैसूर वार जो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। अब मेरे साथ साथ 2-3 बार रिपीट करोगे ना, आपको कुछ तो डाटा यहीं पे याद हो जाएगा। ये किन के बीच हुआ था? ये हुआ था हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला युद्ध इनके बीच में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध वैसे चला था 1780 से लेकर 1784 तक, लेकिन 1780 से लेकर 1782 तक हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह युद्ध किसके द्वारा कंटिन्यू किया गया था? वो किया गया था टीपू सुल्तान, यानी 1782 से लेकर 1784 तक टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। और इसके बाद तीसरा युद्ध भी टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1791 से लेकर 1792 तक लड़ा गया था। और चौथा युद्ध 1799 में लड़ा गया था, और ये भी टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी पे लड़ा गया था, यानी इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपने जरूर याद रख लेने हैं। अब जो टीपू सुल्तान था, ये जैसे आपको पता है मैंने 1782 में आया था। इसने जब टीपू सुल्तान, ये किसका लड़का था? ये हैदर अली का लड़का था। जब 1782 और 1784 तक इसने युद्ध किया था, उसके बाद एक संधि हुई थी, जो रिजल्ट निकला था इसके युद्ध में स्टेटस क्वो, उसका नाम दिया गया था, यानी नाइदर डिफीटेड नॉर वन, यानी दोनों में से ना कोई जीता था। ये लगा लो कि मैच ड्रॉ हो गया था, ठीक है। ये पूछा गया था कि स्टेटस क्वो रिजल्ट कौन से एंग्लो मैसूर वार के बाद हुआ था? तो दूसरा युद्ध था 1782 से लेकर जब 1784 तक लड़ा गया था। इसके बाद थर्ड वार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। उस समय जो टीपू सुल्तान है वो हार जाता है, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है, ठीक है। ये तीसरे एंग्लो मैसूर वार के समय ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। इसके अंदर पैसा वगैरह 3.5 करोड़ 50% टेरिटरीज वगैरह दी जाती है, इतना डीपली मत जानना, ठीक है। और फोर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था। हाँ, इस समय क्या होता है कि जो इनका एक मीर साकिद यानी एक मिनिस्टर था, मीर सादिक जो इंचार्ज था टीपू पैलेस का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाता है, और ये मिलकर मिडनाइट में अटैक कर देते हैं, जहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। फाइन, आप इतना याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गौरी, ये इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, यानी भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था, जिसके राज किया था 1711 से लेकर 711 से लेकर 712 तक। ठीक है, इसने अटैक किया था दहीर वंश पर, एक दहीर वंश था, इसने अटैक किया था। ठीक है, जिसको चंच डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर इसने अटैक किया था। और ये मेनली क्या करता है, ये मेनली लूटने आया था, यानी ये भारत में क्या लूटने आया था, ये मेनली इंडिया में बुक्स यानी किताबों को लूटने आया था, जिसका नाम था चंचनामा। ठीक है, ये मेनली इस किताब को लूटने के लिए भारत में आया था, और इसका राइटर ज़्यादा मतलब हिस्ट्री में नहीं मिलता है। ठीक है, जो मतलब यानी एक क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता है, इसके राइटर की तरफ आप बिल्कुल मत जाना। फाइन। पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट चंचनामा किसने की थी? तो वो अली कुफी ने की थी। ठीक है, वो इस किताब को लूटने आया था, तो मतलब ये किताब इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखना होगा। और हाँ, जब कासिम इंडिया आया बुक्स लूटने के लगा, क्या उसने कोई टैक्स भी लगाया था? ये क्वेश्चन सारे एसएससी यानी रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, इसने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था जिजिया। ठीक है, या आगे परमानेंट किसके द्वारा अबॉलिश किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। सबसे पहले भारत में जिजिया कर किसने लगाया था? वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फाइन। इसके बाद अभी इसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आया, तो मैं सारे एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले मोहम्मद गौरी, जिसका नाम था शहाब उद दिन मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसका फुल नेम था। इसने भारत पर यानी इसने राज किया था 1174 से लेकर 1206 तक। ठीक है, कई बार मुंह से निकल जाता है, ध्यान नहीं रखना, जो आपको बता रहा हूँ आपने इस पर ध्यान रखना है। 1174 से लेकर 1206 तक इसने राज किया था। और जो ये था अफगान से यानी अफगान गौरी जगह थी वहाँ पे, वहाँ का रहने वाला था। ठीक है, ये वहीं से ही आया था। इसने अपना पहला अटैक 1175 पे किया था, यानी 1175 में इसने पहला अटैक अपना करामती डायनेस्टी में किया था, और ये मुल्तान के आसपास का इनका राज था। ठीक है, सेकंड अटैक इसने 1178 में किया था, और भीमा सेकंड ऑफ सोलंकी डायनेस्टी के ऊपर किया था। और थर्ड अटैक इसने 1191 में किया था, जिसको बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, ठीक है, यानी तराइन का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के बीच में लड़ा गया था। इन पहले तीनों युद्ध में गौरी हार जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा युद्ध होता है, वो होता है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में होता है, और इसके अंदर गौरी जीत जाता है। ठीक है, इसके अंदर गौरी की हेल्प एक राजा जयचंद होता है। ठीक है, जिसको भारत का प्रथम गद्दार के नाम से भी जाना जाता है, राजा जयचंद। ठीक है, और ये कन्नौज यूपी का था, और ये गढ़वाल डायनेस्टी का था। ठीक है, इसके द्वारा इसकी मदद की जाती है। फाइन, ये आपने सारी बातें जरूर याद रख लेनी है। और आपको पता होगा चंद्रबरदाई, ये पृथ्वीराज रासो यानी जो चंद्रबरदाई है, इसने वो बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और जियंका एक पोएट था। ये दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान के समय के राइटर थे, और इसने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। ठीक है, ये दोनों किताबों के राइटर बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट, और हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसने 1206 से लेकर 1210 तक राज किया था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है, यानी ये जो फाउंडर था ममलूक गुलाम सलेब, ये तीन एक ही डायनेस्टी जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ममलूक गुलाम सलेब, इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसकी कैपिटल थी लाहौर, और इसके साथ साथ इससे एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में बनाया था। और इसके साथ ही इसने और इस्लाम मॉस्क्यू भी दिल्ली में बनाई थी, और कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर भी इसके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुब मीनार कंप्लीटेड किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन इसकी शुरुआत यानी इसका फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास जी। ये सिखों के कौन से गुरु हैं? अगर आपको पता है तो मुझे फटाफट बताओ। ये सिखों के तीसरे गुरु हैं। और गुरु तेग बहादुर जी ये सिखों के 9वें गुरु हैं। अभी इनका हाल ही में
400वां जन्मदिन, यानी इनको 400 साल हो जाएंगे इस पृथ्वी पर जन्म लिए। तो आगामी पेपर में इससे हमारे पेपर में कुछ जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ये सिखों के 9वें गुरु हैं। गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, अगर आपको सिखों के गुरु लाइन वाइज 10 गुरु हैं याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है। ना तो सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं आपको इसकी आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक बता दूंगा, लेकिन सारे बच्चे मुझे फटाफट जरूर बताना। गुरु अमरदास जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ साहिब गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र यानी बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव निम्न में से किस में पेश किया जा सकता है? यानी अगर हमें भारत के वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो निम्न में से कहाँ पे इनका जो हटाने का प्रस्ताव है वो कहाँ पे पेश किया जाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, या राज्यसभा के संयुक्त सत्र में? सबसे पहले बता दूं कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, तो वह आर्टिकल 63 और 64 में कहा गया है दोज हु विल बी वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ही विल बिकम एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और वही राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। ठीक है, आपको ये तो पता होगा। और एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है उपराष्ट्रपति बनने की? वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसके साथ साथ उनकी मिनिमम एज 35 साल जरूर होनी चाहिए। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और वो कंटेक्ट इलेक्शन यानी वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सके। ठीक है, और इनको इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों एमपी लोकसभा और राज्यसभा के वोट करते हैं, और इनको मेनली 40 मेंबर चाहिए किसी को भी उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, यानी वो पक्ष में हो, जिसमें से कि 20 इलेक्टेड शुड बी प्रपोजर और 20 इलेक्टेड शुड बी सेकेंडर्स। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी के तो 100 थे ना, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया था। 50-50 होते हैं, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स, ऐसे इसके अंदर 40 होते हैं, 20-20 बांटे जाते हैं। ठीक है, इनको ओथ हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाई जाती है, और इनका टेन्योर 5 साल के लिए होता है। ठीक है, और जो ये रिज़ाइन करते हैं ये मेनली राष्ट्रपति जी को ही रिज़ाइन करते हैं। अगर राष्ट्रपति को रिज़ाइन करना है तो वो उपराष्ट्रपति को रिज़ाइन करेगा, अगर उपराष्ट्रपति को रिज़ाइन करना है तो वो राष्ट्रपति को रिज़ाइन करेगा। और रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये हमारे आर्टिकल 67 में दे रखी है। वाइस प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक आज आपका क्लियर होने वाला है, बस मात्र 1 मिनट का टॉपिक रह गया। सारे बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखना। और फर्स्ट ये स्टार्टेड होती है राज्यसभा में, उसके बाद ये पास होके इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होके ये कहा जाती है लोकसभा में जाती है, और वहाँ से सिंपल मेजोरिटी में पास होना होता है। ठीक है, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होना होता है। ये सारी बातें, ये जो मेजोरिटी है ये आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो यानी आगामी वीडियो में आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे एस राधा कृष्णन जी, और हाईएस्ट सर्विंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट तो वो थे हमीद अंसारी जी। ठीक है, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। एस राधा कृष्णन ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। और आप मुझे बताओ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव निम्न में से किस में पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय? कुछ बच्चे तो सीमा देखते ही सड़क परिवहन मंत्रालय टिक कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के अंडर, यानी होम मिनिस्टर। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है हमारे भारत का? तो वह अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री? प्रधानमंत्री तो आपको मैं 1-2 बातें बता देता हूँ, ये हमारे रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, और इनकी एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति की मिनिमम एज 25 साल हो चुकी है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और जो इनका प्रोसीजर वगैरह जो वोटिंग होती है वो तो बाद में होती है, लेकिन मिनिमम एज 25 साल होती है। ठीक है, और ही कैन बिकम आइदर मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो मिनिमम एज 25 साल, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। ठीक है,
पेपर में अगर स्पेसिफिक राज्यसभा लोकसभा है तो आपने दोनों में से देख के टिक करना है। अगर खाली मिनिमम एक पूछे तो आपने 25 साल ही टिक करना है, ठीक है। इनको भी ओथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अंडर आर्टिकल 75 यानी 75 के तहत, ठीक है। और ये कार्यकाल करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो 5 साल ऑप्शन में होगा, आप इसको टिक कर देना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को रिजाइन करना है तो वो किसको रिजाइन करेंगे, यानी रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, तो हमारे राष्ट्रपति जी को ही देंगे। एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि विच पीएम डाइड ड्यूरिंग द ऑफिस, यानी कार्यकाल के दौरान निम्न में से किन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी। तो एक हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, दूसरी ये हमारी इंदिरा गांधी जी। अगर और कोई भी है तो उसका आंसर सारे बच्चे मुझे फटाफट चैट बॉक्स में दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गृह मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्न में से किस मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1) आई, अनुच्छेद 30(1), या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30(1), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के चुनावों से संबंधित नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतों और नगर पालिका, या इनमें से कोई नहीं। यानी निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के चुनावों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चटगांव शस्त्रागार लूट किस वर्ष हुई थी। 1920, 1930, 1931 या 1932। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार लूट किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ही आ गया आपके सामने, निम्न में से कौन महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले जी। और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इस वर्ष में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, यानी निम्न में से किस वर्ष में चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हुई थी। 1930 में, 1931, 1932 या 1933 में। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान में नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, आजाद चंद्रशेखर पार्क, या इनमें से कोई नहीं। अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान में नाम क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देखो मिलते जुलते हैं। अगर पेपर पूछे इनकी मृत्यु 1931 में हुई थी और अल्फ्रेड पार्क का नाम वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से बम्ब का दर्शन लेख किसके द्वारा लिखा गया था। सूर्य सेन के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, भगवती चरण वोरा, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से बम्ब का दर्शन लेख किसके द्वारा लिखा गया था। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा। जिन क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ज़्यादा समय देना चाहिए उसके अंदर मैं आपको जरूर देता हूँ। जैसे करंट अफेयर्स में तो आपको ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों क्या होता है कि उन्होंने अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ रखी होगी तो वो एक बार अगर दिमाग पे जोर लगा के उन्होंने पहले पढ़ी है तो फटाफट उसका अंदर सोच के मुझे इसका आंसर दे। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवती चरण वोरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष की क्रांति में सिपाहियों को एनफील्ड बंदूक के कारतूस पर आपत्ति थी। 1855, 1857, 1858 या 1760। डायरेक्टली नहीं पूछा गया मेरठ का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया किस वर्ष की क्रांति में सिपाहियों को एनफील्ड बंदूक के कारतूस पर आपत्ति थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति आप सबको जरूर पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। अपोजी, अपसौर, उपसौर, या इनमें से कोई नहीं। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। यानी एक ग्रह यानी एक प्लैनेट का सूर्य से डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस माना गया 15.2 करोड़, ठीक है। मैक्सिमम एवरेजली डिस्टेंस बता जो 4 जुलाई को होता है और इसको हम कहते हैं एम्फीलियन, ठीक है। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसको हिंदी में भी बताऊंगा। और मिनिमम होता है 14.8 करोड़, ठीक है, डिस्टेंस। और ये 3 जनवरी को होता है और ये पेरिहीलियन इसका नाम दिया जाता है,
ठीक है। और ये हर 6 महीने के बाद आपको 6 महीने का इसके अंदर गैप दिखेगा, ठीक है। ये हर 6 महीने के बाद होता है, इतना डीपली मत जाना। अब मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जुलाई और मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 14.8, ठीक है। और अगर पूछा जाए एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन के बीच में कितना है, तो वो है 15 करोड़, ठीक है। एवरेज इतना है, फाइन। और इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्सोर, ठीक है। एक अपसोर और एक ओपसोर। अब जब आपको जैसे याद हो आप जरूर याद रख लेना। और सरफेस टेम्परेचर सन का कितना होता है, तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य ग्रहण के समय हमें जो सन का हिस्सा दिखाई देता है उसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, ये वायरस वाला नहीं है, उसको ही हाल ही में कोरोना कहा जाता है, ठीक है। और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन को कोरोना कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण के समय जो हमें हिस्सा दिखाई देता है वो कोरोना ही होता है, फाइन। ये कोरोना वायरस वाला वायरस नहीं है, इसका नाम कोरोना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा के शब्द से हुई है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक शब्द से, भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसका अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, यानी फाइकोलॉजी में निम्न में से किसकी स्टडी की जाती है, कवक, विषाणु, शैवाल, ये इनमें से कोई नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो और इनका टाइम बचा के आप अपनी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, इन क्वेश्चन में आप टाइम लगा के उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वर्गिक, अनुवंशिकी, पारिस्थितिकी या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इस क्वेश्चन में आपको मात्र 10 सेकंड दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी, ठीक है। पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का, पुष्पों यानी फूल का, झाड़ियों का या वृक्षों यानी ट्री का। डेंड्रोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झाड़ियों का, यानी स्टडी ऑफ झाड़ियों, यानी झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, ये इनमें से कोई नहीं। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। आज मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, ये आपका ये आज का एक ही होमवर्क है। सारे बच्चे मुझे जरूर आंसर देंगे, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो शेयर करना, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।